अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ओ लेवल्स IGCSE और GCE का हम एवरीडे मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोबेबली ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एवरीडे मैथमेटिक्स के सेक्शन से भी आगे मूव कर जाएंगे। तो दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक है एक्सचेंज रेट्स और एक है बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो पहले हम एक्सचेंज रेट्स को देखते हैं। एक्सचेंज रेट्स का क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का लाजमी आता होता है, तो और नहायत ही आसान। एक्सचेंज रेट्स क्या है? करेंसी की बात हो रही है कि हम $1 है, $1 का 1 पाउंड आता है, या $1 के अंदर 200 रुपीज़ आते हैं, या 3 पाउंड्स के अंदर $1 आता है। तो वो करेंसीज़ को कैसे आपस में एक्सचेंज करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है दैट, मैं सीधा सीधा सिंपल इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। सिंपल इंफॉर्मेशन क्या है? दैट $1 इक्वल्स 200 पाकिस्तानी रुपीज़। तो हम उसको PKR लिख लेते हैं, PKR। $1 इक्वल्स 200 PKR। तो भाई $3 कितने PKR बनते हैं, फाइंड करो। तो वो तो बहुत आसान है कि हमें ये जो हमने रेशियो मेथड एक सीखा कि यहाँ पे डॉलर्स और PKR की बात हो रही है, हमें ये पता है दैट $1 इक्वल्स 200 PKR। तो $3 कितने बनेंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स 600 PKR। हमारे पास एक आंसर आ गया। लेकिन ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल है। बहुत कम है कि वो इस तरह का क्वेश्चन दे। वो आपको क्या करेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है आपके पास 3 डिफरेंट करेंसीज क्या यूज़ करते हैं? 3 डिफरेंट करेंसीज को यूज़ करते हैं। ठीक, तो 3 डिफरेंट करेंसीज वाला क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। स्टेटमेंट तो आप लोग पढ़ के आप लोगों की सारों की इंग्लिश मेरे से ज़्यादा बेहतर होगी, स्टेटमेंट आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ लेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर क्या बता रहा हूँ, दैट $1 इक्वल्स 3, भाई नहीं भाई इतना नहीं अभी डाऊंगा, 200 रुपीज़ एंड 1 पाउंड इक्वल्स $1.5। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि $1 200 रुपीज़ बनाते हैं। $1 में 200 रुपीज़, या अगर आप रुपीज़ को देखोगे 200 रुपीज़ का $1 और 1 पाउंड $1.5। 1 पाउंड में आपको कितने डॉलर्स मिल रहे हैं? $1.5। तो अब वो ये कह रहे हैं कि फाइंड पाउंड रेशियो रुपीज़, कि पाउंड और रुपीज़ की रेशियो क्या बन रही है। या वो ये कह सकते हैं कि 1 पाउंड, कि ये देखो 1 पाउंड कितने रुपीज़ बनाते हैं। या मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, 1 पाउंड इक्वल्स हाउ मैनी रुपीज़। 1 पाउंड इक्वल्स हाउ मैनी रुपीज़। या वो ये भी कह सकते हैं कि दैट 1 रुपी इक्वल्स हाउ मैनी पाउंड्स। कि अब अगर आप पाउंड में देखो तो पाउंड में देख के बताओ कि 1 पाउंड, हम चलो 2-3 एग्जांपल्स कर लेंगे। 1 पाउंड रुपीज़ कितने बनाते हैं। अब बात 3 करेंसीज की हो रही है। यहाँ पे कितनी करेंसीज हो रही हैं? 3। एक हमारे पास है पाउंड, एक हमारे पास है डॉलर और एक हमारे पास क्या है? रुपीज़। ठीक है, अब इन 3 करेंसीज के अंदर दो की रेशो बनी हुई है। पहली रेशो है डॉलर और रुपीज़ की और दूसरी रेशो है पाउंड और डॉलर की। तो जब आपने और पाउंड और रुपीज़ की रेशो निकालनी है तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि दोनों रेशोज़ के अंदर कॉमन करेंसी कौन सी है। कॉमन करेंसी, अब इन दोनों रेशोज़ के अंदर कॉमन करेंसी है आपके पास डॉलर्स, है ना, डॉलर्स है ना।
तो डॉलर्स को आपने किसी तरह एक करना है। अगर हमें ये पता है कि $1 के 200 रुपीज़ आते हैं और हमें ये पता है कि $1.5 का एक पाउंड आता है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक पाउंड रुपीज़ में चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, एक पाउंड चाहिए, ठीक है। एक पाउंड का मतलब ये है $1.5, ठीक है। तो 1.5 का मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर $1 के बजाय $1.5 फिगर आउट कर लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे पास पाउंड्स कितने हैं। तो वही रेशो मेथड, डॉलर्स रेशियो रुपीज़, $1 रेशियो 200 और $1.5 कितना होते हैं, x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स, हमारे पास आंसर आ गया 300 रुपीज़। x का क्या आंसर आ गया, 300 रुपीज़। अब $1.5 कितने रुपीज़ बनाते हैं, 300। तो $1.5 लिखूं या मैं 300 रुपीज़ दूं, एक ही बात है। तो मैंने उन्हें पाउंड में कह दिया कि दैट 1 पाउंड इक्वल्स 300 रुपीज़। आपके पास आंसर आ गया। एक और एग्जांपल, बस एक एग्जांपल और करेंगे इसकी, क्योंकि हमें इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है और ये इस एग्जांपल के अंदर ही इंशाल्लाह ये वाली चीज़ आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में ये है हालात कि हमारे पास बात चल रही है दैट €1 इक्वल्स $1.2, €1 equals $1.2 and $1 equals 0.75 pounds. 0.75 pounds, ठीक है। फाइंड यूरो रेशो पाउंड। यूरो और पाउंड की रेशो हमने फाइंड कर लिया। देखो अब उन्होंने ये कहा कि एक यूरो में कितने डॉलर्स आ रहे हैं, 1.2, और एक डॉलर में 0.75 पाउंड्स आते हैं। तो यूरो और पाउंड्स को अगर हम देखें एक्सचेंज रेट तो क्या बनता है, तो अब उसके अंदर आप यूरो को देखें 1 ले लें कि एक यूरो में पाउंड्स कितने बनने चाहिए, या एक पाउंड में अगर यूरो देखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया होता है, तो हम जो लेफ्ट साइड है ना उसको नॉर्मली 1 ले लेते हैं कि यार अच्छा अगर एक यूरो के हिसाब से एक यूरो में डॉलर्स कितने आ रहे हैं, 1.2। तो मतलब ये है कि मैं $1.2 यहाँ पे फिगर आउट कर लूँ तो वो एक यूरो के इक्वल पाउंड की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो डॉलर्स रेशो यूरोस, डॉलर्स हैं हमारे पास 1.2, $1 की बात कर रहे हैं ना हम, नहीं डॉलर रेशो पाउंड, सॉरी, डॉलर रेशो पाउंड, दैट $1 रेशियो 0.75 पाउंड्स एंड $1.2 कितने पाउंड्स बनाते हैं, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स 0.75 इंटू 1.2। तो देखते हैं तो क्या हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.75 इंटू 1.2, अभी मेंटल मैथ इतना तेज नहीं हुआ, 0.9 हमारे पास आंसर आ गया 0.9। ये कौन सी करेंसी है, पाउंड्स, 0.9 पाउंड्स। तो अब हमें पता लग गया दैट $1.2 का मतलब है 0.9 पाउंड्स और $1.2 का मतलब क्या है, 1 यूरो, है ना। तो अब हम यूरो टू पाउंड की रेशियो अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं दैट 1 यूरो रेशियो 0.9 पाउंड्स। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन होता है और 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर IGCSE के पेपर 2 में और GCE के पेपर 1 में आता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आए, कोई चाह रहा है कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हमें, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे, तो इसके और क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बोर्ड के ऊपर मैं लिख दूँगा। वर्ल्ड
प्रॉब्लम्स। अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस है आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, वो है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हर स्टूडेंट को मसला है, हर स्टूडेंट को मसला है। उन्हें समझ ही नहीं लगती कि हम स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि आप एक स्टेटमेंट रीड करें, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालें और एक इक्वेशन बना लें। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगा और काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिक सारी, ताकि उसमें आपको एक आइडिया देना है। हम हर तरह की सिचुएशन को कवर नहीं कर सकते लेक्चर्स के अंदर, और जैसे जैसे हम आगे सिलेबस भी लेके चलेंगे हमारे पास आगे जाके क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे कि वो स्टेटमेंट्स होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम उधर भी हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जो बेसिक है, जो अप्रोच है, वो हम आज सेट करेंगे यहाँ पे। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर पहली क्या है, कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y। दो नंबर्स का सम x एंड y, सम की बात है, एडिशन की बात है। तो सम का मतलब क्या होता है, ऐड। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिंपल लिख देते हैं x प्लस वाई। उनका सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स ने हमको ऐड करना है, और वो दो नंबर्स क्या हैं, x और y। तो हमने x प्लस वाई लिख दिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y। अब दो नंबर्स के प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय वाई, x मल्टीप्लाई बाय वाई, जो कि बन जाता है xy। फिर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स x एंड y। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स का डिफरेंस x माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब ये इसमें नहीं है कि वो क्वेश्चन जब आप रीड किया करेंगे आपको ये पता लग जाया करेगा कि क्या x माइनस वाई करना है या y माइनस एक्स। वैसे हमें पता लग जाता है कि इफ़ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y और y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, वो स्टेटमेंट के जरिए हमें पता लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब डिवीजन है तो टू नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, टू नंबर्स आर डिवाइडेड, वो डिवीजन के लिए यूज़ हो जाएगा। तो ये बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, वो क्वेश्चंस से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला, चलो अब हम न्यूमेरिकल भी इसमें ऐड करते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज इंक्रीज बाय 7 द रिजल्ट इज 18। व्हेन अ सर्टेन नंबर इज increased by 7 the result is 18। when a certain number, वो एक नंबर है जिसको हमने 7 से इंक्रीज किया तो हमारे पास आंसर आ गया 18। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नंबर a हो सकता है, वो नंबर b हो सकता है, वो नंबर z हो सकता है, वो नंबर d हो सकता है, f हो सकता है, g हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने भी लेटर्स हैं, लाजमी नहीं है लेटर्स हों, आप उसके लिए आप कोई सिंबल यूज़ कर लें, अल्फ़ा यूज़ कर लें, गैमा यूज़ कर लें, बीटा यूज़ कर लें, कोई भी हो सकता है। बट नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, x। लेट्स अज्यूम the number is x। let's assume the number is x। ये आपको पेपर में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो। अच्छा, वो नंबर x है, ओके, एक सर्टेन नंबर था x, उसको हमने इंक्रीज कर लिया किससे, 7 से। 7 में से इंक्रीज किया, इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ऐड हो रहा है, प्लस 7। तो रिजल्ट इज, रिजल्ट का मतलब इक्वल्स, रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 18। तो 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो 18 माइनस 7 इज आंसर।
फाइंड द नंबर, मतलब वो आगे वो ये रिजल्ट इज़ 18, फाइंड द नंबर, तो हमारे पास नंबर आ गया 11, कि वो नंबर 11 था जिसको 7 से हमने इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 18। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, when a number is increased by 2 and the result is multiplied by 3, the final result is 24. When a number is increased by 2 and the result is multiplied by 3, the final result is 24. अब देखो, लेट्स अज्यूम द नंबर इज x। मैं हर क्वेश्चन के आगे वो नहीं लिखूंगा, लेट्स अज्यूम। आपकी भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ नंबर, वो नंबर क्या है x। हमने स्टेटमेंट को फॉलो करना है, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं, जैसे स्टेटमेंट चल रही है उसी तरह। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब प्लस, बाय 2 से इंक्रीज किया, ओके 2, अब ये x प्लस 2 बन गया, एंड द रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है x प्लस 2, एक नंबर को 2 से इंक्रीज किया, रिजल्ट क्या आया x प्लस 2, इज मल्टीप्लाइड, ओके, ये जो रिजल्ट है इस पूरे को मल्टीप्लाई किया बाय 3 के साथ, द फाइनल रिजल्ट, कि इस सारे का रिजल्ट क्या आया आपके पास 24। फिर से देख लें, व्हेन अ नंबर, एक नंबर, इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज किया, प्लस का साइन आ गया, बाय 2 आ गया, एंड द रिजल्ट, ये जो x को 2 से इंक्रीज किया, रिजल्ट क्या है x प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई बाय 3 से, द फाइनल रिजल्ट 24। तो 3 अब इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सो x प्लस 2 इक्वल्स 24 बाय 3, सो x प्लस 2 इक्वल्स 24 डिवाइड बाय 3 इज 8। अब 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाता है 6। क्या आपका ये आंसर ठीक है या आपका ये आंसर गलत है, हमें कैसे पता लगेगा। अब कह लो ओके वो नंबर 6 था, 6 को हमने इंक्रीज किया 2 से, ओके 2 से इंक्रीज किया 8 हो गया, उसको मल्टीप्लाई किया फिर 3 के साथ, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर 24 आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, यस 24 आ रहा है, ओके वेरी गुड, मेरा ये आंसर ठीक है। इस तरह आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, when 5 is subtracted from a certain number, when 5 is subtracted from a certain number and the result is multiplied by 7 and the result is multiplied by 7, the final result is 63. When 5 is subtracted from a certain number and the result is multiplied by 7, the final result is 63. When 5 is subtracted from a certain number, 5 को subtract किया, ओके 5 को subtract किया from a certain number, एक नंबर में से, वो नंबर क्या था x,
एक नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड, ये रिजल्ट आ गया, x माइनस 5 रिजल्ट आ गया, इज मल्टीप्लाइड बाय 7, द फाइनल रिजल्ट इज 63। 7 उधर जाके डिवाइड हो गया तो x माइनस 5 इक्वल्स 63 डिवाइड बाय 7, सो x माइनस 5 इक्वल्स 9, 5 उधर जाके प्लस हो गया, हमारे पास x का आंसर आ जाता है 14। ठीक, नेक्स्ट, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ 3 consecutive numbers is 63. Find the 3 numbers. Sum of 3 consecutive numbers is 63. Find the 3 numbers. अब वो 3 नंबर्स हैं, हमें नहीं पता, एक पहला नंबर है, एक दूसरा नंबर है, एक तीसरा नंबर। मैं यहाँ से लिखता हूँ, एक पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और इन सब का सम करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 63। एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर और एक तीसरा नंबर, इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करें, आंसर क्या आता है 63। और वो नंबर्स क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक नंबर 10 है तो अगला नंबर क्या होगा 11, उससे अगला नंबर क्या होगा 12। अब ये जो 10 वाली एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को जहन में रखें। ओके, पहला नंबर जो भी था हमें नहीं पता, लेट्स सपोज कि वो जो पहला नंबर था वो हो गया x, पहला नंबर, 3 नंबर्स चाहिए, पहला नंबर आ गया आपके पास x, ठीक है, पहला नंबर x आ गया। ओके, अब वो फॉर एग्जांपल कि वो नंबर क्या था 10, अब 10 से अगला नंबर क्या है कंसेक्यूटिव नंबर 11। 11 के लिए अगर जो पहला नंबर है 10 वो x है, x अज्यूम किया ना हमने, अगर वो x है तो x से आगे अगले नंबर पे जाने के लिए 11 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, अगला नंबर क्या बन जाएगा x प्लस 1। अगर ये 10 है तो ये 11 बन गया, x प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1, तो उससे अगला नंबर 12 आता है तो वो x प्लस 2, ये 10, ये 11, ये 12। फॉर एग्जांपल एक नंबर हमने एज्यूम किया, पहला नंबर था 2, उससे अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या आता है 3, उससे अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या आता है 4। तो कंसेक्यूटिव नंबर आने के लिए जो भी एक नंबर है उसमें प्लस 1 कर लेते हैं तो अगला नंबर आ जाता है। तो x प्लस x ये हो गया 3x, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3 इक्वल्स 63। 3 उधर जाके माइनस हो गया, सो 3x इक्वल 63 माइनस 3 इज 60। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स 20। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि यहीं पे आंसर छोड़ दिया, ओ सर x आ गया सर, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 3 नंबर्स, तीनों नंबर फाइंड करने हैं। अभी पहला नंबर आया ये x है, एक नंबर था x वो हमें पता लग गया 20, एक नंबर है x प्लस 1 जो इससे अगला कंसेक्यूटिव नंबर है तो 20 प्लस 1 क्योंकि x की वैल्यू 20 है ना, एक नंबर है x प्लस 2 तो उसकी वैल्यू 22, तो 20 प्लस 1 21 प्लस 22, इसका आंसर क्या आता है 63। इसी तरह एक और क्वेश्चन, सम ऑफ 3 even numbers, sum of 3 consecutive even numbers is 36। ठीक है, फाइंड द
3 नंबर्स, वो 3 नंबर्स फाइंड करें। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36, फाइंड द 3 नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, 3 नंबर्स हैं, एक उसमें प्लस किया, दूसरा नंबर प्लस किया, तीसरा नंबर, आंसर क्या आ गया 36। तीनों नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लेकिन वो जो तीनों नंबर्स हैं वो क्या हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। एक नंबर है 2 इवन, अब 2 से जो अगला इवन नंबर है वो कौन सा है 4, और 4 से जो अगला इवन नंबर है वो कौन सा है 6। तो हर इवन दो, एवरी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के दरमियान, दुनिया में जितने भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है 2। 2 से 4 और 2 का डिफरेंस कितना है 2, 4 से 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, तो 4 और 6 का डिफरेंस कितना है 2। तो हमें ये पता लगा कि लेट्स अज्यूम कि जो पहला इवन नंबर था अगर वो x था, तो x से अगले इवन नंबर पे जाने के लिए x से अगला जो इवन नंबर है उसमें x में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास उससे नेक्स्ट इवन नंबर आ जाएगा, है ना। जैसा 2 है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, अगर हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा, और फिर उसमें फिर 2 प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। तो इसमें फिर 2 प्लस किया, हमारे पास आ गया x प्लस 4, कि ये पहला इवन नंबर, इसमें 2 प्लस किया अगला इवन नंबर आया, उसमें फिर इसमें अब इसमें 2 प्लस किया तो अगला इवन नंबर आया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 2 प्लस 4 इज 6 इक्वल्स 36, 6 उधर जाके माइनस हो गया, सो 3x इक्वल्स 30, x इक्वल्स 10। अब हमने वही बात क्या फाइंड करना है, फाइंड द 3 नंबर्स, तीनों नंबर चाहिए, एक नंबर नहीं चाहिए। तो ये x है, तो x प्लस 2 क्या होगा और x प्लस 4 क्या होगा, x प्लस 2 आपके पास हो जाएगा 12 और x प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 14। तो ये वो 3 नंबर्स हैं जिनको आप आपस में ऐड करो तो आपके पास आंसर क्या आता है 36। तीसरा 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 14 हमारे पास आंसर आ जाता है 36। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड इट गिव्स द सेम रिजल्ट। अब थोड़े से और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड it gives the same result as if 28 is added to it, as when 28 is added to it। क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन 28 इज एडेड टू इट। एक नंबर है, हम उसको अगर ट्रिपल्ड कर दें, ट्रिपल का मतलब थ्राइस कर दें, 3 टाइम्स कर दें, ठीक है, एक नंबर को अगर आप 3 टाइम्स कर दें तो जो आंसर आता है वो, और अगर उसी नंबर में 28 ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब ये कि एक नंबर जो था वो था x, है ना, वो नंबर x था। इस ट्रिपल्ड मतलब उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। इट गिव्स द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट का मतलब होता है कि वो इक्वल हो जाता है किसके, एज व्हेन 28 इज एडेड टू इट, कि अगर हम x में ही उस नंबर में 28 ऐड कर लें तो ये हमारे पास बन जाता है 3x इक्वल्स x प्लस 28। So 3x minus x equals 28, 3x minus x is 2x, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, x का आंसर आ जाता है 14। कि 14 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आंसर आता है 48।
और 14 में अगर हम 28 ऐड कर दें तो भी आंसर आता है हमारे पास 42, सॉरी 48 मैंने बोल दिया पहले, 42 नहीं 48 नहीं 42। नेक्स्ट करते हैं। When a number is added to another number, when a number is added to another number 5 times, another number 5 times as large, the result is 24. 5 times as large, the result is 24. उन्होंने ये कहा कि when a number is added to another number 5 times as large, कि एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड किया तो जिस नंबर में ऐड किया वो उस नंबर से 5 टाइम्स बड़ा था। मतलब ये कि अगर एक नंबर है हमारे पास x, तो दूसरा नंबर अनदर नंबर जो है वो क्या है, वो x से 5 टाइम्स बड़ा है। तो वो दूसरा नंबर क्या आ गया आपके पास 5x, है ना। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 5x, 5 टाइम्स बड़ा। तो इन नंबर को क्या किया, व्हेन अ नंबर इज एडेड, ऐड किया टू अनदर नंबर, एक और नंबर है 5 टाइम्स एज लार्ज, जो उससे 5 टाइम्स बड़ा है, द रिजल्ट इज 24। रिजल्ट आ गया आपके पास 24। तो x प्लस 5x इज 6x, 6x इक्वल्स 24। तो x का आंसर आ जाता है आपके पास 4। एक x की वैल्यू क्या आ गई 4। आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और वर्ड प्रॉब्लम्स के भी बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस का। बाकी तो इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन देखने जाएं वो तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ सिनेरियोज हैं, ठीक है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज हैं जो वो बना सकते हैं। तो ये अप्रोच सेट करनी है मुझे आप लोगों की। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब उस तरह का, ठीक है। वो ये है, Ali is 4 years older than, Ali is 4 years older than Hamza. Ali is 4 years older than Hamza and Osman is 2 years younger than Hamza. Ali is 4 years older than Hamza and Usman is 2 years younger than Hamza. If the sum of their ages is 47, if the sum of their is 47, find the ages। मतलब एजेस, सारों की एजेस हमने फाइंड करनी है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आगे जब हम जाएंगे तो बड़े मुश्किल क्वेश्चन ईयर्स के, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आगे करेंगे। स्पेशली जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस करेंगे तो वहाँ पे भी करेंगे। और ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने अभी रखे हैं, इनके अंदर मैं सोच रहा था, देख रहा हूँ ये दफ़ा, लेट मी सी कि कोई और ज़्यादा इस तरह का कोई एज वाला कोई मुश्किल क्वेश्चन ताकि मैं वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल और क्वेश्चन जो हैं, जो अभी मैंने निकाले थे, उनके अंदर फर्दर इस तरह का भी नहीं है। बहरहाल हम इसी को प्रैक्टिस करते हैं तो आगे और भी आ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सारों के नाम लिख लेने हैं। एक है अली, एक है हमज़ा और एक है उस्मान। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए एजेस वाला, तो भाई सबके नाम अलग अलग लिख लो।
अब उन्होंने क्या, अली इज़ 4 years ओल्डर देन हमज़ा। तो मतलब ये कि अगर हमज़ा की एज x है तो अली की एज हो जाएगी x + 4, क्योंकि अली हमज़ा से क्या है 4 years बड़ा है, 4 years ओल्डर है। और उस्मान, उस्मान क्या है, उस्मान इज़ 2 years यंगर देन हमज़ा। उस्मान जो है वो 2 years यंगर देन हमज़ा, मतलब हमज़ा से 2 साल छोटा है, 2 साल कम है, तो उसके आगे x - 2। वो कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस का मतलब x + 4 प्लस हमज़ा की एज प्लस उस्मान की एज x - 2 क्या है 47। तो ये बन जाता है आपके पास x + x क्या हो गया 3x, 4 + 2 इज +2 = 47। और तो ये बन जाता है हमारे पास 3x = 2 तो जाके माइनस हो गया तो बन गया 45। तो x का आंसर आ गया हमारे पास 15। फाइंड देयर एजेस, THEIR, देयर एजेस। x की वैल्यू क्या है 15 और x क्या था, x किसकी एज थी, x हमज़ा की एज थी। हमज़ा की एज पता लगी हमारे पास, ये है 15, ये किसकी एज है, ये भाई हमज़ा की एज है। रह गया अली, तो वो है x + 4, तो इसका मतलब ये है 15 + 4 इज़ 19, ये है अली। और x - 2 मतलब 15 - 2 इज़ 13, ये कौन है, ये है उस्मान। तो आप लोगों ने मेंशन करना ही है ये बात, जब आपके पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये चीज़ आप लोगों ने मेंशन करनी है कि भाई लाजमी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्या कि हमने x फाइंड तो कर लिया, कहीं जिस तरह यहाँ पे था फाइंड द 3 नंबर्स, मिस्टेक क्या होती है, x फाइंड कर लिया बस छोड़ दिया क्वेश्चन वहाँ पे, भाई अगले 3 नंबर्स चाहिए, x भी, x + 1 भी, x + 2 भी, यहाँ पे भी फाइंड द 3 नंबर्स, वो तीनों चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या था हमारे पास कि फाइंड द एजेस, फाइंड देयर एजेस, एक एज की बात नहीं की, यहाँ पे हमने एक एज किसकी निकाली, सबसे पहले हमज़ा की एज निकाल ली थी ना, तो देयर एजेस की बात हो रही है, उन सब की एजेस, कितने लोग हैं यहाँ पे, अली भी है, हमज़ा भी है, उस्मान भी है, तो उन तीनों की एजेस, इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 80% स्टूडेंट्स, नॉट क्वेश्चंस, 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई x फाइंड कर लिया हमारा आंसर आ गया, सिर्फ x फाइंड करने पे कई बार आंसर, फाइनल आंसर नहीं आता, वो पार्ट ऑफ द आंसर होता है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को देखना है, लाजमी गौर से रीड करना है कि भाई क्या मैंने सिर्फ x ही निकालना है या x के अलावा और भी चीज़ें हैं जो x को यूज़ करके फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक्सचेंज रेट्स और वर्कड एग्जाम्पल की बेसिक, वर्कड एग्जाम्पल्स के काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं वैसे तो, और आप बुक खोलें, बुक के अंदर भरे पड़े और क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, किसकी, वर्ड प्रॉब्लम्स की, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन हो गया है कंप्लीट। अगला सेक्शन अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।